गुड आप सब, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। उसका नाम है किरचॉफ लॉ। बेसिकली हमारे पास दो लॉ होंगे और इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको पता चले कि कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी। अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा सर्किट दूँ कि मान लो ये एक रजिस्टर है, यहाँ पे हमने और रजिस्टर्स लगा दिए इस तरीके से, फिर यहाँ पे हमने एक बैटरी पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो इस सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जानते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे, लास्ट में एक बैटरी होगी, इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा होगा, पूरे सर्किट में इस हिसाब से करंट चल रहा होगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हो बेटा कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी और लगा दूँ, तो मान लो कि देखो यहाँ पे मैं एक बैटरी और लगा दूँ। अब तक आप नोटिस करो, आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं या तो आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंसेस होते थे, उसको सिंप्लीफाई करना होता था, या फिर अगर बैटरी लगी होती तो एक बैटरी लगी होती थी, उससे आप सॉल्व कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो इतना बड़ा लाइन लगा हुआ, आप चाहे ऐसे लिखो, ये देखो ऐसे ऐसे, इनको मैंने पास कर दिया थोड़ा सा, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो अब आप जैसे सेल के कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके हो, तो आप इजीली कह सकते हो कि मैम देखिए ये ऊपर की साइड करंट फ्लो करना चाहता है, ये इस साइड करंट फ्लो करना चाहता है, दोनों अपोजिट मैनर में काम करना चाहते हैं, तो इसलिए इन दोनों की ईएमएफ को हम माइनस कर देंगे। अगर ये मान लो 5 वोल्ट का है और ये मान लो 10 वोल्ट का है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करके हम दो सेल की बजाय एक ही सेल रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब हम इस डायग्राम में क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये दो सेल हटा देंगे और हम कहेंगे भाई जो यहाँ वाला सेल था वो डोमिनेटिंग था, ये 10 वैल्यू का था, ये 5 का था, तो 10 माइनस 5 का आंसर हो जाएगा 5, और इस तरीके से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब देखिए अभी भी आपने क्या किया, अभी भी आपने दो बैटरीज को सिंप्लीफाई करके एक बैटरी बना दी, और अब आपको लग रहा है हाँ क्वेश्चन इजी हो चुका है, हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करो आपके सामने इस तरीके से है कि भाई यहाँ पे एक बैटरी है, मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, फिर उसके बाद यहाँ से एक बैटरी और है, ठीक है, यहाँ से एक रजिस्टर और है, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बैटरी और है हमारे पास, यहाँ पे भी बना लो एक बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी और बन चुकी है, ये रजिस्टर है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब इस डायग्राम के अंदर आप चाहो तो इसके अंदर और ब्रांचेस भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको 3-4 बैटरी दिखाई दे रही है, मान लो सारे की सारे 5 वोल्ट की बैटरीज है, ठीक है, और हमारे पास ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, और आपको सॉल्व करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, तो इसके अंदर जो है वो कितना करंट फ्लो होगा दोनों रजिस्टर्स के अंदर, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपको लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है, मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाई ये बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, इस बैटरी की वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, या इसकी वजह से होगा, हम कंफ्यूज हो गए कैसे करें इसको। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे किरचॉफ लॉ हेल्प करेंगे। तो आपको आइडिया लगा होगा कि किरचॉफ लॉ पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इसी की मदद से हम आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा हम किरचॉफ लॉ को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसको आप 2-3 नाम से जानेंगे, या तो आप कह सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसका एक और नाम होता है किरचॉफ करंट लॉ, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है KCL। देखिए किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, अब किरचॉफ करंट लॉ को समझने से पहले हम एक पॉइंट को समझते हैं, एक वर्ड को समझते हैं, उस वर्ड का नाम है नोड या फिर जंक्शन। देखो अब जंक्शन वर्ड के दिमाग से हम अगर कोई चीज मिल रही होगी, 2-3 चीजें मिल रही होंगी, तब जंक्शन कहते हैं। तो ऐसे देखो मान लो कि एक वायर है बेटा, और एक और वायर यहाँ पे आके मिल जाए, तो ये पॉइंट जहाँ पे ये वायर और ये वायर आपस में मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन या फिर नोड बोलेंगे। मतलब जहाँ 2 और 2 से ज्यादा वायर्स आपस में मिले,
हो सकता है 3 वायर भी मिल रही हो। अब देखो, आप कहना ये एक वायर का टुकड़ा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक वायर मान सकते हो, इन 2 कॉलम मान सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट आपको लग रहा है कि सिंगल भी हो सकती है। तो जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा वायर आपस में मिलती हैं, तो उस पॉइंट को जहाँ पे वो मीट करते हैं आपस में, उसको जंक्शन या फिर नोड के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे नोड और जंक्शन। तो हम कहेंगे कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ all currents at the junction is 0। मतलब समझिए, ये कहता है कि जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स हैं, अगर उनका हम एल्जेब्रिक सम कर दें तो उसका आंसर 0 आएगा। दोबारा देखिए कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज 0। मतलब किसी जंक्शन पे जाइए, उस जंक्शन पे खड़े होके वहां पे आने वाले जितने भी करंट्स, अगर उन सबका सम कर देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? देखो बेटा, आपको करंट का सम करना है, तो ये देखो इस मशीन का सिंबल लगा दिया। कहाँ करना है? एट जंक्शन, किसी भी एक जंक्शन पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। मान लो बेटा, देखो अब आपको ये 4-5 वायर दिखाई दे रही है। अब ये जो वायर है, ये सारी की सारी वायर यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो मान लो बेटा, यहाँ से I1 करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ, यहाँ से I2 करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ, यहाँ से I3 जा रहा है, इस जंक्शन से दूर जा रहा है। जैसे स्टेशन है, वे ट्रेन आ भी रही है, ट्रेन जा भी रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लो जा रहा है I4 और यहाँ पे आ रहा है I5, ये 5 करंट है। ठीक है, अब जंक्शन की बजाय अब एक सिंपल वायर के बारे में सोचिए। मान लो ऐसे ये वायर है, ऐसे मैं इस पॉइंट को बोलूँ कि ये एक पॉइंट है, मान लो ये वायर थी, इसमें एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से करंट आ रहा है। अब करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट क्या है? फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर प्लस चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज इस तरफ चलते हुए आ रहे हैं। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। अब एक बात बताओ, इस बात को हम बहुत बार यूज कर चुके हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं बेटा, पर चार्जेस अक्यूमुलेट नहीं होते, चार्जेस इकट्ठे नहीं होते कहीं पे। तो देखो जितने चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पहुंच के, अब वो वेट तो करेंगे नहीं कि हाँ यहाँ पे बैठो अब थोड़ी देर मीटिंग करेंगे, हम नहीं, इकट्ठे तो वो हो ही नहीं सकते, वो तो चले जाएंगे। तो जितने आएंगे उतने चले भी तो जाएंगे ना। तो ये चीज अगर सिंगल वायर के लिए वैलिड है, तो ये जंक्शन के लिए भी वैलिड है। मतलब जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा, जंक्शन से उतना ही बाहर चला जाएगा। अब आप तो यहाँ पे 0 की कुछ बात कर रहे थे, यहाँ आने और जाने की बात हो रही है। तो देखो इसको कैसे समझते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, बट इसके पास एक इसकी डायरेक्शन होती है। तो अब एक बात सोचो, ये जंक्शन है, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ तो आपको दिख रहा होगा कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। तो आना और जाना अपोजिट चीज हो गई ना। तो अब आप साइन यूज करेंगे, आप एक को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, एक को आप नेगेटिव ट्रीट करेंगे। चाहे तो आप आने वालों को पॉजिटिव ट्रीट कर लो, चाहे आप जाने वालों को पॉजिटिव ट्रीट कर लो, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। तो मान लो मैं इनकमिंग आने वालों को कैसा ट्रीट कर रही हूँ? पॉजिटिव। तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा? आउटगोइंग हो जाएगा नेगेटिव। देखिए बेटा, इस जंक्शन पे जब आप खड़े होंगे तो आपको 2 तरह के करंट दिखाई देंगे, आने वाले और जाने वाले। ये बात क्लियर हुई? तो आप एक को पॉजिटिव लो, एक को नेगेटिव लो। जरूरी नहीं है कि आप इनकमिंग को पॉजिटिव लो, आप इनकमिंग को नेगेटिव ले सकते हो, पर उससे क्या होगा? आउटगोइंग पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो यहाँ पे इक्वेशन लिखो, देखो अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ कहता है अगर आप इन सभी का सम कर दोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये करंट I1 से शुरू करते हैं, सबसे पहले I1 लिखो। अब I1 की साइन कैसा है? I1 आ रहा है जंक्शन की तरफ तो पॉजिटिव साइन। I2 लिखो, I2 भी आ रहा है तो पॉजिटिव साइन है। अब I3 देखो, I3 जा रहा है तो I3 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। I4 भी जा रहा है तो I4 भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। I5 क्या कर रहा है बेटा? आ रहा है
तो आर आएगा उसको पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे इस जंक्शन पे कितने करंट की बात हो रही थी, यहाँ पे 5 करंट की बात हो रही थी। मैंने उन 5 करंट का सम किया है, एक्चुअली में मैंने सम किया है। ये माइनस साइन किसकी वजह से है, डायरेक्शन की वजह से है। और किरचॉफ लॉ कहता है कि ये जो सम है ये 0 होना चाहिए। ये सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज है वो कंजर्व होते हैं। जैसे मान लो बेटा अब ये जंक्शन है, कुछ चीज आ रही है और कुछ चीज जा रही है। अब चार्जेस ना तो खत्म हो सकते, ना वो बन सकते और ना वो इकट्ठे हो सकते। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो सकते, मतलब ना तो कम हो सकते, ना क्रिएट हो सकते, ना बढ़ सकते, ना इकट्ठे हो सकते। तो 2 आ रहे हैं तो जाएंगे भी कितने, 2 ही तो जाएंगे ना। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर ये लॉ बेस्ड है हमारा। ठीक है, तो देखिए अब हम कहेंगे कि कंजर्व है चार्जेस, तो जितने आएंगे उतने चले जाएंगे। तो अगर आप आने वालों को पॉजिटिव, जाने वालों को नेगेटिव मानोगे तो उनका सम तो अपने आप ही 0 होना है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जो हम इतनी देर से बोलने लग रहे हैं। बेटा सभी का सम 0 क्यों है, क्योंकि जितना आया है उतना चला गया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो सम तो अपने आप ही 0 आएगा। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकती हूँ। देखो ये जो टर्म लिखी हुई है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट कौन सा, इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग। हम कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा चार्जेस कंजर्व रहेंगे और चार्जेस अक्यूमुलेट भी नहीं होते। अब आप देखिए, चाहे आप इस लॉ को फॉलो करें चाहे इस बात को फॉलो करें, मतलब एक ही है। ठीक है ना, क्या कि यहाँ पे आप कह सकते हैं सभी का सम 0 होगा, यहाँ पे कह सकते हैं इनकमिंग को एक साइड रखो, आउटगोइंग को एक साइड रखो। इस इक्वेशन को यूज करने से ये फायदा है कि आपको बेटा साइन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये इक्वेशन इसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। एक काम करो, इन दोनों को साइड ले जाओ, ये जो i3 और i4 इसको साइड ले जाओ, प्लस में बन जाएंगे ना। तो देखो ये इक्वेशन आप किस तरीके से बनती है, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ से लिख देती हूँ i1 प्लस i2 और i5 को तो यहाँ रख लो, इज इक्वल टू i3 प्लस i4। अब देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, 1 2 और 5, 1 2 और 5 वो करंट है जो आ रहे हैं, 3 और 4 वो करंट है जो जा रहे हैं। तो यही तो बात मैंने लिखी है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आपको यहाँ से क्या समझना है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से आपको समझना है बेटा कि चार्जेस कंजर्व होते हैं। चार्जेस जब मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो अक्यूमुलेट नहीं होते। तो जो आएगा वो जाएगा, तब न रुकना ही नहीं है किसी को। तो आने वाला और जाने वाला बराबर होंगे, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जंक्शन पे जितना आएगा उतना जाएगा। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर साइन का यूज करके चलोगे तो नेट करंट हो जाएगा 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी जंक्शन पे, आप पूरे सर्किट में किसी भी जंक्शन पे ये रूल फॉलो कर सकते हो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये जंक्शन है, यहाँ पे देखो ये जंक्शन है, तो आप कह सकते हो, अगर कोई आपसे कहे यहाँ से करंट I आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है और यहाँ से I3 आ रहा है, अगर सारे ही आने वाले हैं, जाने वाला कोई नहीं है, तो आने वालों का सम भी 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जितना आएगा उतना ही वापस जाएगा। तो ये है हमारा किरचॉफ का करंट। अब हम सेकंड पे चलते हैं बेटा। किरचॉफ का एक लॉ और है, किरचॉफ सेकंड लॉ, या जिसको हम बोलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब वो देखिए क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ, या जिसको आप कह सकते हो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्या कहेंगे आप इसको, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। मतलब हम इसमें किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे।
ठीक है। अब देखिए ये हमारा बेस्ड बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जैसे ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है एनर्जी जो है वो कभी भी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे मतलब समझिए आप कहते हैं ना बेटा कि हमने एक बैटरी लगाई और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, तो आप कहते हैं रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, IR होता है। अगर इसकी वैल्यू R है और इसमें करंट I है, तो देखिए यहाँ से आपने एनर्जी ली और इसको दे दी, देखो यहाँ से एनर्जी ली और इसको दे दी। अब लेना और देना दो चीजें हो गई, ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहेगी बेटा, जितनी यहाँ से लेगा उतनी इसको दे देगा, क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं हो सकती, एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, यहाँ से इसको ट्रांसफर हो गई। क्या बात समझ आई? तो देखिए बेटा जैसे आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ते वक्त एक नया वर्ड पता चला कि जंक्शन, ये बात कहाँ पे वैलिड होता है, ये जंक्शन के लिए वैलिड होता है। ध्यान से देखिए ये जो KCL है ये कहाँ वैलिड होता है, जंक्शन के लिए वैलिड होता है। तो इसीलिए किरचॉफ के सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक लूप की जरूरत पड़ती है, इसका दूसरा नाम होता है मैश, लूप की जरूरत पड़ती है। तो ये हम कहाँ पे लगाते हैं, ये क्लोज लूप के अंदर लगाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ये होता क्या है, तो हम करिए किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि इन ए क्लोज लूप net potential difference is 0। ये कहता है अगर हमें क्लोज लूप की बात करें और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। नेट का मतलब है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अब देखिए ध्यान से, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं क्लोज लूप का क्या मतलब है। मान लो बेटा यहाँ पे ये एक आपके पास क्लोज सर्किट है, देखो क्लोज हो गया ना, ठीक है, तो हम कहेंगे मान लो इसकी वैल्यू है V1, इसकी वैल्यू है V2, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ध्यान रखना हमेशा कहाँ वैलिड होता है, एक क्लोज लूप के लिए। वैसे तो हम इसको एक ओपन लूप के लिए भी लगाएंगे, पर पहले आप दिमाग में रखिए फिलहाल समझने के लिए कि क्लोज लूप के अंदर वैलिड होता है, आपको लूप को क्लोज करना पड़ेगा। देखो मान लो ये पॉइंट है A, अगर मैं इस A पॉइंट से चलूं और इस तरीके से जाऊं और वापस घूम के A पॉइंट पे आ जाऊं तो लूप क्लोज हो गई ना। तो इसको लगाने के लिए आपको कुछ रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो रूल होता है चूज ए क्लोज लूप। आपको एक लूप चूज करनी है और वो लूप कैसी होगी, क्लोज लूप। अब देखो अब आप यहाँ से A पॉइंट से चल के आपको A पॉइंट पे आना है, क्लोज करने का मतलब जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे घूम के आ जाओगे, तो हम A से चलेंगे और A पे घूम के आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप तो A से इस साइड गए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं A से घूम के इस साइड आ जाए, कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लूप की डायरेक्शन आपके हाथ में है, आप कैसे भी चूज कर सकते हैं, आप उसको क्लॉकवाइज चूज करो, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज चूज करो, पर आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट होता है कि चूज द डायरेक्शन ऑफ लूप। सबसे पहले तो लूप चूज करो और फिर उसके डायरेक्शन पे डिसाइड करो, आपके हाथ में है, डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम करना है। क्या करना है, सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम। अब आप सोच रहे हैं सभी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखिए ये बैटरी है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये देखिए ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अब आपने सेल पढ़ लिया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि भाई तब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो फॉर्मूला लगाना है V = E - IR, आप यही सोच रहे हो।
बट बेटा देखिए, हमने सेल पढ़ा, ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट था, उसको हम ईएमएफ बोलते थे, यहां से लेके यहां तक हम बोलते थे V इक्वल टू E माइनस आर। ठीक है, ये कौन सा सेल है बेटा? ये वो सेल है जिसको हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, मतलब डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तब हम जिस सेल को यूज करते हैं उस सेल के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस दे, ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ईएमएफ होती है ना ई, तो आप यहाँ पे समझ लो ये ईएमएफ कह लो इसको, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है, या हो सकता है आइडियल सेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेल आइडियल होगा तो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो, मैं इस बैटरी के ये जो दो टर्मिनल्स हैं, एक छोटी डंडी एक बड़ी डंडी, उनके बीच की बात कर रही हूँ। आप इसको ईएमएफ बोलना चाहो तो आप इसको ईएमएफ भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल इसका वोल्टेज ड्रॉप बोल रही हूँ बैटरी का, कि ये इन दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट नहीं हो रहा, तो आप इसको ईएमएफ भी बोल सकते हो और आप इसको वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो हम इसको ईएमएफ लिख लेते हैं ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट बैटरी का ईएमएफ है, ये सेकंड बैटरी का ईएमएफ है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की आप चिंता मत करो, होगा तो भी देख लेंगे, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक क्लोज लूप लेनी है, उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। अब आपको सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस करना है। देखिए इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इसके टर्मिनल के पास कितना डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में E1, इसके पास कितना है E2, तो आप कहेंगे इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ आता है E1 है और E2 है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप बताता है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू IR, इसका मतलब है अगर सर्किट में R रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये उसका ड्रॉप होगा, ये उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर मान लो, अब देखो, अब एक लूप है, अब इस लूप के अंदर करंट है, अब मान लो इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, कैसा करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू, चलो V नहीं, मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप लिख देती हूँ, करंट है I और रेजिस्टेंस है R। अब वही I करंट यहाँ पे भी आएगा, तो इसका ड्रॉप कितना होगा, इसका होगा I इंटू R3। वही करंट यहाँ आएगा तो इसका ड्रॉप होगा I इंटू R2। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा है कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है सर, इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, यहाँ पे करंट ऐसे है, यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर की साइड है। क्योंकि आपको पता है एक क्लोज लूप में अगर लूप एक है, इसकी ब्रांचेस होती तो एक अलग बात होती, एक लूप में एक ही करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। अब आगे देखो, यहाँ पे भी क्या हमारे पास कुछ रोटेशंस हैं, बिल्कुल है, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशंस हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन कन्वेंशंस का। देखिए बेटा, आप एक एक चीजें समझाऊंगी, लेकिन फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिससे आपको याद रखना है कि साइन प्लस में लेना है या माइनस में। देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, फिजिक्स में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो हमेशा कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस या किसी भी चीज का डिफरेंस निकालना हो तो वो होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हाई माइनस लो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो हाई माइनस लो करके ना निकालेंगे तो आप कहेंगे कि हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम कहेंगे फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो। अब आप उल्टा भी तो चल सकते हैं ना, इसलिए मैंने वो चीज़ हटा दी। देखिए जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो देखो ये बैटरी है बेटा, इस बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपने यही चीज पढ़ी है, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ये तो लो वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाई माइनस लो, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 5। ऐसे पढ़ते हो ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है वो कैसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। जो मैंने हाई माइनस लो लिखा था वो किसके लिए है, बैटरी के लिए है। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है तो इसका मतलब है बैटरी की हाई वैल्यू और बैटरी की लो वैल्यू में 5 का फर्क है। ठीक है ना, हाई माइनस लो 5 है। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल से निकालना है।
अब आप सोच रहे हो ये फाइनल माइनस इनिशियल और हाई और लो का क्या चक्कर है, वो अब आपको अभी समझ आएगा जब आप अच्छे से नोटेशन याद करेंगे। तो अब हम अपने रूल को यहाँ लिखते जा रहे हैं। अब देखिए जब आप इस लूप में घूम रहे हैं बेटा, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको बैटरी दिखाई दे रही है, या फिर सेल दिखाई दे रहा है, या फिर आपको रजिस्टर दिखाई दे रहा है? दो चीज दिखाई दे रही है। तो देखिए एक तो आपको दिखाई दे रहा है सेल, ठीक है। अब देखो, अब जरा देखो, एक तो सेल ये है और एक सेल ये है हमारे पास, ओके। अब एक बात सोचो कि आपकी खुद की डायरेक्शन कैसी है? आपकी डायरेक्शन ये है, ये लूप है, ये है आपकी डायरेक्शन, आप लूप के अकॉर्डिंग चलोगे। तो आप कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस की तरफ। तो आप कहाँ आ रहे हैं? आपकी लूप आ रही है प्लस से माइनस। देखो मैंने एज इट इज बना दिया, आपकी लूप आ रही है प्लस से माइनस। तो देखो अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे ये टर्मिनल किसको डिनोट करता है? ये टर्मिनल लो वैल्यू को डिनोट करता है। ये बड़ा टर्मिनल किसको डिनोट करता है? ये हाई को डिनोट करता है ना, ठीक है। और ईएमएफ कितना है इसका? ई। मतलब ये ईएमएफ ई जो है ये क्या है? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। लेकिन तब हम लूप में मूव करेंगे तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है। देखो अब आप कैसे मूव कर रहे हो? अब ऐसे मूव कर रहे हो, मतलब शुरू में यहाँ पे थे और अब आप यहाँ पहुंच गए हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब देखो फाइनल वैल्यू कौन सी है? छोटी है, मतलब VL है। और इनिशियल वैल्यू कैसी है? बड़ी है। अब एक बात बताओ, अगर आप छोटी में से बड़ा को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? खुद सोचो, ये छोटी है ये बड़ी है, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो इस बैटरी की वैल्यू कितनी थी? इस बैटरी की वैल्यू थी E, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे माइनस E। क्या मेरी ये पॉइंट समझ आया बेटा? ध्यान से सुनो। जब आपके सामने कोई ये बोले बैटरी का EMF 5 है या बैटरी का EMF E है, तो इसका मतलब है बैटरी की हाई वैल्यू माइनस बैटरी की लो वैल्यू, बैटरी की हाई वैल्यू माइनस बैटरी की लो वैल्यू। लेकिन तब आप लूप का क्वेश्चन करेंगे तब आप कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो आप इस तरीके से चल रही हो तो फाइनल क्या दिखा आपको? छोटा डंडा, मतलब फाइनल आपको दिखी लो वोल्टेज। और इनिशियल कहाँ थे? आप हाई। आप हाई से लो की तरफ आ रहे हो। देखो हाई से लो की तरफ आ रहे हो, फाइनली लो पे पहुंच गए। फाइनल वाली चीज छोटी है तो आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं एक बैटरी और बनाने जा रही हूँ, ये मतलब इसका मैंने उल्टा कर दिया और आपकी ये चलने की डायरेक्शन है, इस तरीके से चल रही हो। तो देखो अब ये बैटरी की लो वैल्यू, ये बैटरी की हाई वैल्यू, ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल। आपको कैसे निकालना होता है? आपको डेल्टा V निकालना होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना होता है। अब यहाँ पे फाइनल कौन सी है? हाई है, और इनिशियल कौन सी है? लो है। तो आप समझ गए जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ आई? क्या आपको ये 4 लाइन हमेशा लिखनी पड़ेगी? नहीं। अभी आप रेजिस्टेंस को आउट करते हैं और फिर शॉर्ट ट्रिक्स लिखते हैं इसकी। अब देखिए अब रेजिस्टेंस में क्या होगा? मान लो बेटा ये आपका रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और आप इस तरीके से मूव करने लग रहे हो। कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझना भी इंपॉर्टेंट है, वरना तो आपको शॉर्ट ट्रिक शुरू में बता दी जाती। देखिए आपकी लूप इस तरीके से चल रही है और ये आपका करंट है। अब एक बात बताओ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तब हम करंट की डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि करंट हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ फ्लो करता है। तो अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब ये वैल्यू है हाई और ये वैल्यू है लो। ध्यान रखना ये वैल्यू है हाई और ये वैल्यू है लो। अब देखो अब एक बात बताओ, आप यहाँ से यहाँ आए हो, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। अब आप खुद समझ जाएंगे फाइनल वाली वैल्यू कैसी है? छोटी है। अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि जब छोटे में से आप बड़ा माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा माइनस, तो आंसर नेगेटिव आया था ना, तो यहाँ पर भी आंसर नेगेटिव आएगा। देखो डेल्टा V इज इक्वल टू IR, ये तो होता है पर हमें कैसा लेना है? माइनस में लेना है। क्या ये बात समझ आई आपको कि करंट फ्लो होता है हाई से लो, और अगर आप हाई से लो की तरफ आओगे तो हमेशा तो नेगेटिव आंसर आना ही आना है, ठीक है। अब देखो लास्ट और है हमारे पास कि है तो यही रजिस्टर, ठीक है, जा भी आप ऐसे रहे हो पर करंट ऐसे आता है, ठीक है,
ये है आई करंट और ये वैल्यू है आर। देखो करंट यहाँ से यहाँ आने का मतलब है ये है वोल्टेज की हाई वैल्यू और ये है वोल्टेज की लो वैल्यू। आप कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो अपोजिट, मतलब आप लो से हाई जा रहे हो। ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। फाइनल वाली वैल्यू कैसी है? हाई। अगर फाइनल बड़ा है तो आंसर तो अपने आप पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा V आएगा आपके पास प्लस आएगा। आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ आने चाहिए, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4। अब आपको ये 4 पॉइंट्स को इस पूरी लूप में यूज करना है, तो इतना टाइम थोड़ा ना लगा सकते हैं, पेपर सॉल्व करना है, टाइम लिए तो देखिए कैसे करना है। आप लूप के अकॉर्डिंग चलते रहो। यहाँ पे देखो लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ये बैटरी है। जब आप बाहर निकल रहे हो तो कौन सा टर्मिनल मिला? माइनस। देखो आंसर कैसा है? माइनस। आप चलते रहो, आखिरी टर्मिनल कौन सा मिला? आखिरी मिला प्लस, तो आंसर आया प्लस। अगर आप करंट के साथ साथ चलोगे तो आंसर आएगा माइनस, अगर करंट से अपोजिट चलोगे तो आंसर आएगा प्लस। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप चलते रहो चलते रहो, अगर आप हाई से लो जाओगे, लो गए, नीचे चले गए तो नेगेटिव हो गया, अगर ऊपर चले गए तो पॉजिटिव हो गया, हाई पे चले गए तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ जा रहे हो, लो पे चले गए नेगेटिव हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ जा रहे हो, हाई पे चले गए तो पॉजिटिव हो गया। आपकी मर्जी है आप कैसे भी याद रख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे याद रखिए, जो टर्मिनल बैटरी का आखिर में मिलेगा उसका साइन, अगर नेगेटिव मिल रहा है आखिर में तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव साइन। आप इसको लिख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप पहले यहाँ तक नोट करो बेटा, फिर उसके बाद हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, इन सभी रूल्स को यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। अब इक्वेशन कहती है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, मतलब मुझे क्या करना है? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सम का साइन है और ये किसका साइन है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का साइन है। पर ये सारी चीज कहाँ होती है? ये एक लूप के अंदर होती है और ये होता है जीरो। ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा हमारे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की ये शॉर्ट फॉर्म है। चलो अब इस रूल को फॉलो करते हैं। अब सभी का पोटेंशियल का चेंज लिखना है तो हमें 1 2 3 4 5 चीजें लिखनी है। ये डायरेक्शन, अब ध्यान से देखो, बैटरी इस साइड जा रहे हैं, आखिर में कौन मिला? इसको टाटा बाय बाय बोल के जा रहे हैं, नेगेटिव को, तो मतलब नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू है E प्लस। अब देखो कैसे जा रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। देखो ये अपोजिट, अपोजिट में आंसर आता है प्लस, तो ये IR1 है और साइन कैसा रहेगा? प्लस। आगे बढ़ो, देखो ये हम ऐसे जा रहे हैं ना, करंट को मत देखो, अपने आप को देखो, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नीचे की साइड, ये ऐसे नीचे, तो नीचे देखो कौन सा मिला? आखिर में प्लस मिला, तो मतलब प्लस, ठीक है। फिर देखो और नीचे जाओगे, करंट आ रहा है ऊपर, तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे, इसका मतलब क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। अब देखो हम आ रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, मतलब ये प्लस है, क्योंकि अपोजिट में रेजिस्टेंस में प्लस होता है, और ये हो गया जीरो। ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो KVL हमें इक्वेशन लिखना सिखाता है। अब आप सोच में इक्वेशन से फायदा क्या है? इक्वेशन से ये फायदा है बेटा कि हम इक्वेशंस बनाएंगे और अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे जो वैल्यू हमें नहीं पता हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक प्रॉपर नोट कीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा, अब आपके पास दो लॉ हैं, दोनों लॉ आप पढ़ चुके हैं, KVL KCL। अब KVL KCL का यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन R1 एंड R2। आप इस दोनों वैल्यू सेम है तो आप किसी को भी R1 किसी को भी R2 बोल सकते हैं, उसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीका होता है इसमें कि अब एक तो तरीका है थोड़ा लॉन्ग मेथड और फिर आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट मेथड। तो पहले हम प्रॉपर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। वो देखो, मान लो ये सर्किट है, अब
ध्यान से देखते जाना, जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है। अब आप ये सोचेंगे भाई ये बैटरी है, ये करंट बनाएगी। अब देखो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, यहाँ करंट गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ये बैटरी है, करंट बनाएगी, ये करंट ऊपर निकला, ठीक है। अब मान लो ये है I1 और ये है I2। अब आप सोचेंगे भाई ये दोनों करंट गए, यहाँ पहुंचे, अब आपको पता है अगर कुछ चीज आ रही तो उसको जाना भी है, ठीक है, यहाँ चले गए। अब आप कोई सोचेगा भाई यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, अब यहाँ कितना करंट जाएगा। देखो इस पॉइंट पे अब आपको कहीं ना कहीं केवीएल यूज करना है। अगर मैं केवीएल नहीं भी सिखाती तो भी आपको पता है कि अगर मान लो इस तरीके से दो पॉइंट है, मैं कहूंगी यहाँ से करंट 5 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से भी 5 आ रहा है, तो आप पहले भी मुझे बता देते ये मैडम यहाँ से 10 जाएगा। अगर यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, तो यहाँ से 10 ही होगा। और एक्चुअली में यही तो बेटा देखो केवीएल है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो सेम चीज हमें वहां फॉलो करनी है। तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि भाई इस बैटरी से निकला, आप किसी भी बैटरी से कोई भी करंट निकाल सकते हो, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ कौन सा करंट फॉलो होगा, यहाँ जाएगा I1 प्लस I2, आप इसको नाम भी दे सकते हैं I3, पर आपको ये पता है कि यहाँ जो भी करंट जाएगा वो इनके सम के बराबर होगा। एक तरीके से आपने यहाँ पे KCL को यूज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया आपने, यहाँ पे आपने KCL को यूज किया। अब देखो, अब आप कहोगे कि देखो यहाँ से ये इस ब्रांच में करंट है I1, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये करंट यहाँ से I1 प्लस I2, देखो इस रजिस्टर में कौन सा करंट आएगा, इस रजिस्टर में I1 प्लस I2 आएगा, फिर I1 प्लस I2 यहाँ पे घूम के आएगा, फिर I1 अपना वापस यहीं चला जाएगा और I2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब ध्यान रखना, जब भी बेटा आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, हम बैटरी से करंट निकालते हैं। आपने इस बैटरी से करंट निकाला I1, इस बैटरी से करंट निकाला I2, और फिर उसको आप पूरे लूप में फैला देते हैं, पूरे सर्किट में फैला देते हैं। आपने कहा यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I1 प्लस I2 गया, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक बैटरी से जितना करंट आप निकालेंगे घुमा फिरा के वापस उसको उतना ही करंट देना है, ठीक है ना। जितना करंट एक बैटरी से निकलेगा उसको वापस उतना मिलेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ तो मैंने कहा यहाँ से I1 और I2 नीचे चलने लग गए, ये I1 I2 यहाँ आए, फिर नीचे घूमे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे करंट है I1 प्लस I2। अभी बात सोचो, मैंने I2 को यहाँ भेजा और I1 को यहाँ भेजा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि I1 तो यहाँ चला जाए I2 वहां चला जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बैटरी से मैंने क्या माना था, I1 करंट निकल रहा है, तो एंटर भी कितना करेगा, I1 ही एंटर करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि बैटरी से करंट निकालेंगे। आप एक बैटरी से भी निकाल सकते हैं, आप एक से ज्यादा बैटरी से भी करंट निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस करंट को फ्लो करवाएंगे सर्किट में, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे एक बैटरी से जो करंट निकला उसमें उतना ही एंटर करेगा। ओके, ठीक है। अब आपने ये क्या किया, पूरे में करंट को फैला दिया। अब करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आपने कौन से लॉ का यूज किया, आपने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए KCL को यूज किया। तो हमने फर्स्ट पॉइंट समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यूजिंग KCL, किरचॉफ के करंट लॉ को यूज करके हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया कि हमारे डायग्राम में I1 प्लस I2 जो है वो I3 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो, आपको करंट निकालना था R1 और R2 के पास। अब इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2, इसमें कौन सा करंट फ्लो है, I2, इसमें कौन सा करंट फ्लो है, I1 प्लस I2। तो मतलब अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको I1 और I2 की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा टारगेट क्या है कि I1 और I2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आप KVL का यूज करेंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन आप क्या बनानी है, KVL का यूज करके बनानी है। अब KVL का पहला रूल क्या था, लूप चूज करो। अब कितनी लूप हो सकती है, देखो एक लूप ये हो सकती है, मतलब देखो यहाँ से चलो, यहाँ से ऐसे आ जाओ, ये ट्रायंगल शेप में बनती। एक लूप ये भी हो सकती है और एक लूप और भी हो सकती है। देखो यहाँ से चलो ऐसे ऐसे और यहाँ बताओ ऐसे चले जाओ, तो आप यहाँ पे 3 लूप बना सकते हैं। एक्चुअली में कितनी लूप बना सकते हैं, 3। ये
ऊपर ट्राइंगल में, एक नीचे ट्राइंगल में और एक स्क्वायर में। लेकिन आपको बनानी कितनी है, आपको दो वेरिएबल चाहिए ना, दो इक्वेशन बहुत है, दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो लूप बनाएंगे। देखो एक लूप तो मैंने ये चूज कर दी और एक लूप मैंने ये चूज कर दी। कहा था ना लूप भी आपकी मर्जी है और डायरेक्शन भी आपकी मर्जी है, तो आपने दो लूप चूज करें। यहाँ पे इक्वेशन लिखो। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू KVL, अगर KVL की बात की जाए तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट चलना स्टार्ट कर देता है, ऊपर चलो। जब इस बैटरी को क्रॉस करोगे तो फाइनल कौन आ रहा है, अच्छा इनकी सभी की वैल्यू 5 है ना, फाइनल आ रहा है प्लस, तो आप सबसे पहले लिखेंगे +5। अब देखो, अब ऐसे ऊपर घूम के गए, ऐसे गए, ऐसे जा रहे हो। इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है ये, तो V क्या होता है, V होता है IR, V क्या होता है IR। तो करंट देखो, करंट कितना है, करंट है I1 + I2। इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो गई। देखो आप भी यहाँ जा रहे हो और करंट भी ऐसे ही आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में घटेगा, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, अब आप घूम के यहाँ आ गए, नीचे आ गए। अब नीचे आ रहा, देखो क्या हो रहा है, नीचे आने पे आप इसके नेगेटिव टर्मिनल को मिलोगे, नेगेटिव को मिलोगे तो यहाँ पे -5 आएगा और ये हो गया 0। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करेंगे आगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। अब 2 के लिए यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर जाओ, क्योंकि ये सेकंड मैंने ऐसे चूज की है, ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे। ऊपर जाओ, इसका कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो सेकंड इक्वेशन के लिए +5। अब ऊपर जाके नीचे आओ, तो देखो इसका कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, तो -5। फिर आप घूम के इस साइड आ जाओ, इस साइड देखो करंट जा रहा है ऐसे, आप आ रहे हो ऐसे, अपोजिट हो गया, अपोजिट में साइन आएगा प्लस। यहाँ पे करंट कौन सा है I2, रेजिस्टेंस क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस का मिला, तो -5 = 0। ठीक है, अब देखो, अब दो इक्वेशन है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये चीज 0 के बराबर, तो हम कहेंगे एक इक्वेशन तो आई I1 + I2 = 0। यहाँ से एक इक्वेशन क्या आई कि I2 = 5। ठीक है, तो यहाँ से आपकी I2 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो I1 की वैल्यू आएगी -5। मैं भी करंट माइनस का क्या मतलब है, देखो बेटा, I1 और I2 आपने चूज किया था, I1 और I2 आपने चूज किया था। आपने कहा था ये I1 ऊपर जा रहा है और ये I2 भी ऊपर जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, अब I2 तो सही है, लेकिन I1 का साइन है माइनस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि आपने जो डायरेक्शन चूज की थी वो एक्चुअली अपोजिट थी, मतलब माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव चूजन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट देखिए, अब हम फाइनल डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर था, यहाँ पे एक बैटरी थी, यहाँ पे एक और बैटरी थी, यहाँ पे नेक्स्ट बैटरी है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे एक और बैटरी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने कहा I1 ऊपर जा रहा है, I1 की वैल्यू है -5, तो इसका मतलब एक्चुअली में I1 ऐसे आ रहा है, ये वैल्यू है 5। क्लियर हुई बात। ठीक है, I2 की वैल्यू आई है 5। अब I2 बिल्कुल सही चूज किया था आपने कि यहाँ पे 5 एम्पियर जा रहा है। अब ध्यान से बात सुनना, देखो जरा इस पॉइंट से चलो, अगर 5 एम्पियर ऊपर पहुंचा, यहाँ पे अगर 5 एम्पियर ऊपर पहुंचा और सारा का सारा 5 यहाँ से, तो यहाँ कितना गया, यहाँ गया 0, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये सर्किट का अरेंजमेंट इस तरीके से हो रखा है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से जाएगा और वहां वापस आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात। तो ये तरीका है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। एक एग्जांपल और लेते हैं किरचॉफ लॉ को और अच्छे से समझने के लिए, तब तक आप इसको नोट करो। पहले क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पे है बेटा, ये क्वेश्चंस पे हम फिलहाल किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। आगे भी हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, पर हम इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। देखिए, अब आप सोचिए कि आपके पास ये सर्किट है और फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको जो ये रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, करंट कितना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अब मान लो यहाँ से हम सेम काम क्या करते हैं, ये मान लो कि इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है I1, ऐसे बात करते हैं,
और इस बैटरी से करंट आ रहा है I2। अब देखो जैसे ही जंक्शन पे पहुंचे I1 आ गया और I2 आ गया। अब मैं ये मान लूं कि I3 चला गया, I1 I2 तो आए हैं और I3 जा चुके हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL अगर किरचॉफ करंट की बात करें तो I1 आने वाला, I2 भी आने वाला, तो किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको लूप चूज करनी है तो आपको पता है कि आपके पास I1 I2 I3 है, लेकिन आपको I3 मिल जाएगा अगर I1 और I2 मिल जाए तो आपका फिर से क्वेश्चन है कि हमें I1 फाइंड करना है और हमें I2 फाइंड भी करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है बेटा, पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करो और फिर आप अपना आंसर मैच करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें I1 और I2 दो चीजें निकालनी है। तो एक तो मैं इस तरीके से अज्यूम कर लेती हूँ, ये मैंने अपनी लूप अज्यूम कर लिया ऐसे, ये ऐसे चल रही है, ठीक है, और ये दूसरी लूप अज्यूम कर ली ऐसे चल रही है। ठीक है, दो लूप बनाने की, दोनों लूप मैंने बना दी। अब ध्यान से सुनो, अब हम इस पॉइंट से स्टार्ट होंगे, हमारी लूप ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे आ रही है ट्रायंगल में, ध्यान से देखना। तो अगर मैं इसको लूप नंबर 1 बोल दूं और इसको लूप नंबर 2, तो फॉर फर्स्ट लूप पहली लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो। देखो आप ऊपर जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो आंसर माइनस में लिखना है। ठीक है, अब देखो अब मैंने ये अज्यूम किया टर्मिनल नीचे जा रहा है, तो अब देखो हम जा रहे हैं इस साइड और करंट आ रहा है इस साइड, तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट में प्लस होता है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस है 200 और करंट है I2। इस ब्रांच में कौन सा करंट है, इसके पास I2 करंट है। यहाँ पे मैंने करंट ऐसे नीचे आते हुए माना है, तो करंट इसके पास I1 है, इसके पास करंट कौन सा है, इसके पास I3 करंट है। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब नीचे आइए वापस, हम आ रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है ऊपर, तो साइन कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा। देखिए रेजिस्टेंस है 20 और करंट की वैल्यू है I3। ठीक है, ये सब कुछ किसके बराबर होगा, 0। ऐसे ही आप लूप नंबर 2 लिखेंगे। अब लूप नंबर 2 में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर से ऐसे घूम के आएंगे। तो देखो आप कहाँ जा रहे हो, करंट भी ऊपर जा रहा है, आप भी साथ साथ ऊपर जा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन, माइनस का साइन। रेजिस्टेंस है 20, करंट कितना है I3। ठीक है, घूम के नीचे आ रहे हो, आप भी नीचे आ रहे हो, करंट भी नीचे आ रहा है, मतलब माइनस का साइन। ठीक है, 60, करंट कितना है I1। यहाँ से आ रहे हो, कौन सा टर्मिनल मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तो पॉजिटिव के लिए प्लस आएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है और I3 है, क्या करें, I3 की वैल्यू पुट कर दो, I1 प्लस I2, इसको इक्वेशन को आगे लिखो। 5 को उस साइड लेके जा रही हो, प्लस बन जाएगा, 5 उस साइड जाके प्लस बन गया। यहाँ पे देखो 200 I2 प्लस 20 I3 की जगह हम लिखेंगे I1 प्लस I2। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, अब एक काम करो, 4 को एक साइड रखो, इनको उस साइड ले जाओ, प्लस बन जाएंगे। एक साइड तो रहेगा 4 और ये रहेगी एक साइड, तो देखो 20 I3 क्या है, I1 प्लस I2, साथ में 60 I। अब बेटा ये तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इजी है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। सेम काम हम यहाँ कर सकते हैं। देखो फिर से वही चीज ध्यान रखना, अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव आ भी जाती है तो इसका मतलब है आपने डायरेक्शन को अपोजिट अज्यूम किया है। यहाँ से मान लो इस बैटरी से फिर से I1 करंट निकला, इस बैटरी से हमने कितना करंट निकाला, इस बैटरी से हमने I1 करंट निकाला और इस बैटरी से मैंने I2 करंट निकाला। ये I2 करंट फ्लो होते हुए यहाँ पहुंचा I2 और यहाँ पहुंचा I1 और नीचे करंट गया, मान लेती हूँ करंट गया I3। तो आप किरचॉफ के करंट लॉ से कह सकते हैं अगर I1 I2 आने वाले हैं और अगर I3 जाने वाला है तो I1 और प्लस I2 ही इसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। आगे देखो, ठीक है, अब I3 अगर यहाँ आ जाता है तो हम कहेंगे वापस इस साइड कौन चला गया, I2 अपना रास्ते वापस गया और I1 अपने रास्ते वापस गया। यहाँ से I1 निकला था घूम फिर के, यहाँ से I2 निकला था घूम फिर के I2 वापस दिया गया है, यहाँ से I1 गया था और घूम फिर के I1 वापस दिया गया है। अब आगे देखो, अब फिर से दो इक्वेशंस बनानी है, तो मैं ये 2 है ना, इसको यहाँ थोड़ा सा मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ लूप और ये दूसरी, दो लूप अज्यूम करने की करें। अब आप कहेंगे अगर करंट लॉ की बात करें तो मतलब 1 और 2 का सम भी 3 होगा, और अगर वोल्टेज की बात करें ये लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2। पहले लूप नंबर 1 लिखेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाएंगे, नीचे आ रहे हैं, हम भी नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, तो साइन कैसा होगा, माइनस। रेजिस्टेंस कितना है 2 और करंट कितना है I3।
अब देखो यहाँ से यहाँ जाओ और ऐसे जाओ, टर्मिनल कौन सा आया प्लस, तो प्लस के लिए 12 प्लस, ऊपर देखो हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, तो हम कहेंगे माइनस आएगा 5i1 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन देखो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे अपोजिट, मतलब i3 और रेजिस्टेंस है 2। ऐसे हम जा रहे हैं नीचे, करंट आ रहा है ऊपर, मतलब प्लस का साइन 3 और i2। हम जा रहे हैं नीचे और टर्मिनल मिलेगा माइनस का, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से आपके पास क्या है, i3 की जगह तो आप i1 और i2 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको उधर लेके जाओ, 12 को यहाँ छोड़ दो, 12 को यहाँ छोड़ दिया, 5i1 प्लस हो गया 2i3, लेकिन 3 की जगह हम लिखेंगे i1 प्लस i2। नेक्स्ट देखिए 6 को साइड ले जाएंगे, 6 अकेला रह जाएगा और ये प्लस के एज इट इज 2 i3 की जगह लिखेंगे i1 प्लस i2 और प्लस हमारे पास 3i2 और दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ था बेटा आज का टॉपिक हमारा KCL और KVL किरचॉफ लॉस।